जरा किसी भी कोर्टरूम के सीन के बारे में सोचिए। एक गवाह कटघरे में खड़ा है, उसका हाथ एक पवित्र किताब पर है और वो सच बोलने का वादा कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक फिल्मी सीन नहीं है, ये तो हमारी न्याय की प्रक्रिया की आत्मा है। और इस एक वादे के पीछे पता है क्या है? एक पूरा का पूरा कानून, ओथ्स एक्ट। पर क्या कभी सोचा है कि गवाहों को अदालत में ये शपथ क्यों लेनी पड़ती है? क्या सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि हाँ, मैं सच कहूंगा? इस वादे का असली कानूनी मतलब क्या है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। न्याय के लिए एक वादा, बस यही है ओथ्स एक्ट 1969 का पूरा सार। ये वो कानून है, वो सिस्टम है जो कोर्ट की कार्यवाही में दिए गए हर बयान को एक बहुत ही गंभीर वचन में बदल देता है। तो देखिए, इस कानून का मकसद एकदम सीधा है। पहली बात, ये पक्का करना कि कोर्ट तक सच्ची गवाही पहुंचे। दूसरी, गवाहों को मॉरली और लीगली दोनों तरह से उनके बयान के लिए जिम्मेदार बनाना। और आखिर में न्याय के पूरे सिस्टम को सही से चलाना। मतलब सीधी सी बात है, ये कानून तय करता है कि कोर्ट में बोले गए शब्दों का वजन हो। तो अब आते हैं दो बहुत ही जरूरी शब्दों पर, ओथ और अफर्मेशन। वादा एक ही है, पर उसे करने के रास्ते दो हैं और दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो पहले बात करते हैं ओथ यानी शपथ की। ये मतलब एक पवित्र घोषणा है जिसमें ईश्वर को साक्षी माना जाता है। ये एक पारंपरिक तरीका है जहां कोई अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर सच बोलने का वचन देता है। और दूसरा रास्ता है एफर्मेशन का, यानी प्रतिज्ञान। ये भी उतनी ही सीरियस घोषणा है, पर इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते या धार्मिक शपथ नहीं लेना चाहते, वो प्रतिज्ञान करते हैं। अब देखिए, जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि भले ही शपथ और प्रतिज्ञान का आधार अलग अलग हो, एक धार्मिक है तो दूसरा सेक्युलर, लेकिन कानून की नज़र में, और ये सबसे ज़रूरी बात है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। सो द बॉटम लाइन इज, चाहे कोई शपथ ले या प्रतिज्ञान, लीगली दोनों बराबर हैं। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखते हैं कि ये एक्ट असल में प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, इस वादे के नियम क्या हैं और इन्हें लागू कैसे किया जाता है। और यहीं पे आता है इस एक्ट का सेक्शन 4, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन ही वो नींव है जिस पर यह पूरा वादा टिका हुआ है। यह हमें बताता है कि आखिर ये शपथ लेनी किसे किसे है। तो सेक्शन 4 के हिसाब से 3 तरह के लोगों के लिए ये शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना जरूरी है। सबसे पहले गवाह, जो मामले के बारे में गवाही देते हैं। दूसरे इंटरप्रेटर्स, मतलब वो लोग जो भाषा को ट्रांसलेट करते हैं ताकि सब कुछ सही से समझा जाए। और तीसरे जूरर्स, जहां भी जूरी सिस्टम होता है। तो अब एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई ये शपथ लेने से ही मना कर दे? क्या होगा फिर? क्या उसकी गवाही को माना ही नहीं जाएगा या उसे कोई सजा मिलेगी? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि अगर कोई शपथ लेने से मना भी कर दे तो भी कोर्ट उसकी गवाही रिकॉर्ड कर सकती है। है ना ये कमाल की बात? ये कानून का फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, जहां प्रायोरिटी सबूत इकट्ठा करना है, किसी को एक फॉर्मेलिटी के लिए मजबूर करना नहीं। चलिए अब इस एक्ट के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक कह सकते हैं सरप्राइजिंग ग्लिच। क्या होता है जब इस पूरी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाए? तो सोच कर देखिए, मान लीजिए कि किसी गवाह को शपथ दिलाना भूल गए, या फिर गलती से शपथ दिलाई ही नहीं गई, या हो सकता है कि गलत तरीके से दिला दी। तो क्या होगा? क्या उसकी पूरी गवाही बेकार हो जाएगी? और इस मुश्किल सवाल का जवाब मिलता है सेक्शन 8 में। और यकीन मानिए, ये इस पूरे एक्ट का सबसे जरूरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा है। ये वो प्रोविजन है जो प्रक्रिया में हुई गलतियों और न्याय के असली मकसद के बीच एक बैलेंस बनाता है। और जवाब है कि सबूत फिर भी वैलिड रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। शपथ दिलाने में कोई भी गलती हो जाए, चूक हो जाए, उससे सबूत की लीगैलिटी पर, उसकी वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हमारी कानूनी प्रक्रिया का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? मतलब ये तो अजीब लगता है ना? तो इस पहेली को समझने के लिए हमें ओथ्स एक्ट के एक पार्टनर को देखना होगा, अ पार्टनर इन लॉ, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये दोनों कानून एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, दोनों का रोल एकदम अलग अलग है। ओथ्स एक्ट का काम है गवाही में सच्चाई लाना, एक मॉरल वेट डालना। मतलब ये गवाह की अंतरात्मा पर काम करता है।
वहीं दूसरी तरफ है इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका काम ये तय करना है कि कौन सा सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कौन सा नहीं, यानी उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है। तो सार ये है कि शपथ में हुई गलती एविडेंस की क्रेडिबिलिटी पर, मतलब उसके भरोसे पर असर डाल सकती है, लेकिन उसकी एडमिसिबिलिटी पर नहीं। मतलब सबूत लीगली वैलिड तो रहेगा, हाँ ये हो सकता है कि जज ये सोचे कि उस पर कितना भरोसा करना है। शब्दों का वजन। अच्छा, अगर शपथ में गलती होने के बाद भी सबूत वैलिड रहता है तो फिर इतनी सब कवायद क्यों? इस शपथ का असली मतलब क्या है? Why does it still matter? तो देखिए, शपथ की असली ताकत इन 3 चीजों में है। एक, ये सबूत के भरोसे को, उसकी रिलायबिलिटी को मजबूत करती है। 2, ये लोगों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि झूठी शपथ लेना एक जुर्म है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरे जुडिशियल प्रोसेस की इंटीग्रिटी, उसकी गरिमा को बनाए रखती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि शपथ कोई मैजिक स्विच नहीं है कि उसे दबाया और सबूत कोर्ट में एडमिसिबल हो गया। नहीं, ये तो न्याय की नैतिक बुनियाद है, एक मॉरल फाउंडेशन। ये एक ऐसा वादा है जो ये पक्का करता है कि कोर्ट में कहे गए हर शब्द का एक वजन हो, एक जिम्मेदारी हो, और यही वजन न्याय दिलाने में मदद करता है।